नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि क्या अलग विंध्य प्रदेश बनने जा रहा है, क्या वो आंदोलन उस रूप में पहुंच रहा है कि विंध्य प्रदेश बन पाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं और हमारे साथ बात करने के लिए रीवा के महाराज पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी हैं। सर, ये मोमेंट आपको लग रहा है कि उस दौर में पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो धार नहीं आ रही है जो छत्तीसगढ़ अलग होने के समय थी। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मोमेंट के बारे में? नमस्कार। बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज की तारीख में अगर कटु सत्य बोला जाए तो मैंने चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ के आंदोलन को उभरते देखा है और रंग लाते हुए देखा है। मैंने वो देखा है कि एक भी करवट कोई भी लेता था छत्तीसगढ़ के पक्ष में तो सारा का सारा जनसमूह, राजनीतिक लोग, राजनीतिक चिंतन करने वाले लोग, राजनीतिक सोच विचारधारा से जुड़े हुए लोग और गैर जुड़े हुए लोग, सब लोग खड़े हो जाते थे अपने छत्तीसगढ़ में, ये कहते हुए हमार छत्तीसगढ़। तो वो जो हमारा छत्तीसगढ़ जो होता था, वो धार कहीं आपन बघेलखंड या आपन बिंद प्रदेश या हमार बिंद या मोर बिंद के तरफ हमको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ये कुछ तो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स में आ जाती है या छोटे 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 भैया नेताओं के बीच में आ जाती है, या हम जैसे लोग भी बोल देते हैं कहीं ना कहीं। मैं अपने आप को भी उससे दूर नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो एक समूह के साथ एक बात होनी चाहिए, जो एक आवाज़ जुनून के रूप में उठनी चाहिए कि हमको विंध्य चाहिए, वो तब होगी जब हम ये कहेंगे कि हमको विंध्य क्यों चाहिए, हमने क्या खोया है। जो महत्वपूर्ण बात है, मैं आपके चैनल से अमित जी आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा, जब तक आम आदमी को ये बात नहीं समझाई जाएगी कि हमने खोया क्या क्या है और हम क्या नहीं पा सकते हैं, या जो पाने के लिए हमने 1000, 1200 या 500 किलोमीटर्स की दूरी तय करके दो पीढ़ियाँ वहाँ जाके बसाई हैं, वो चाहे बम्बई की गोदी हो, चाहे इंदौर हो, चाहे नागपुर हो। नागपुर में बर्तन मांजने वाला भी आज विंध्य क्षेत्र का है। बम्बई में गोदी में काम करने वाला आज बम्बई क्षेत्र का है। इंदौर में बहुत छोटी छोटी होटल्स में वेटर और यहाँ तक कि थोड़ी बहुत डिजिटल इंडस्ट्री में भी काम करने वाले लोग विंध्य के हैं। लेकिन उनको जब ये समझाया जाएगा या उनको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि हम आपको ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो आप वहाँ कर रहे हैं एक पीढ़ी से या 2 पीढ़ी से या आप अपने खुद के जनरेशन में, तब उनको एहसास होगा कि हाँ, हमको वापस लौटना चाहिए और ये विंध्य क्षेत्र बनना चाहिए। जब तक उसकी समुचित जानकारी ही नहीं देंगे तो अंदर से चेतना कैसे जागृत होगी। ऐसे जो कार्य होते हैं वो लैपटॉप में नहीं, क्लासरूम में नहीं, किताबों में नहीं, भाषणों से नहीं, विधानसभाओं में भी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभा में भी नहीं। प्रथम जागृति इसकी अपने चेतना की जागृति होनी चाहिए। उसको जागृत करने के लिए हमें समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने खोया क्या है। बड़ा सवाल ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विंध्य प्रदेश किस स्वरूप में था, उसकी ज़रूरत क्या है। आपको अभी लगता है कि आम आदमी की आवाज़ वो मूवमेंट नहीं बन रहा है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किया कि जब हर व्यक्ति उसकी ज़रूरत महसूस करेगा, लेकिन बहुत सारे मसले उसके साथ जोड़े जाते हैं। रोज़गार का मसला जोड़ा जाता है, इंडस्ट्री का मसला जोड़ा जाता है। तब ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ज़रूरत धीरे धीरे कर बन रही है? ज़रूरत धीरे धीरे कर बन तो रही है, लेकिन हमारे जो वेलकम गेट्स हैं वो अभी क्लोज्ड हैं। यहाँ आप सारी की सारी इंडस्ट्रीज़, सिंगरौली से लेके, सतना से लेके, रीवा से लेकर डभौरा तक, कोई भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लें, लोकल हमारी जो इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो कोई भी लोकल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। सब बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोगों ने यहाँ पर अपना उद्योग खड़ा करा है। उनकी सारे के सारे लोगों की कॉर्पोरेट ऑफिसेज हमारे रीवा में नहीं हैं। रीवा की एक होटल में उनके गेस्ट नहीं आते हैं।
रीवा की एक बैंक्स में उनके अकाउंट्स नहीं होते हैं, उनके सारे कॉर्पोरेट अकाउंट या तो मुंबई में है, या तो दिल्ली में है, या आपके गुड़गांव में है। तो पहली बात तो हमें ये तय करना पड़ेगा, हमारे नेताओं को ये तय करना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप को ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपको विंध्य के अंदर कोई भी इंडस्ट्री डालनी है, या अगर आपने डाली है 20 साल पुरानी भी अगर आपने डाली है, तो आपको एक कॉर्पोरेट ऑफिस हमारे रीवा के अंदर या हमारे विंध्य क्षेत्र के अंदर, मैं कहता हूँ शहडोल के अंदर आप बनाइए, मैं कहता हूँ सीधी में आप बनाइए, सिंगरौली में बनाइए, रीवा में बनाइए, सतना में बनाइए, कहीं भी झोपड़ी में बनाइए, लेकिन विंध्य की भूमि में बनाइए। ओके, विंध्य को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जब भी चर्चा करता हूं तो ये बात निकल कर सामने आती है कि विंध्य के वो लोग, विंध्य की कला, विंध्य की संस्कृति, विंध्य का कल्चर, इसको जब तक हम विंध्य वालों को नहीं बताएंगे तब तक शायद वो चीज़ें अंदर नहीं इंजेक्ट हो पाएंगी। ये भी एक मसला आप मानते हैं विंध्य के बारे में जब बात होती है तब? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी कला और हमारे कलाकार, बहुत सारे यूथ्स हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं, और जब हम उनकी प्रतिभा देखते हैं, छोटी छोटी बातें, चूँकि मोहिना इस इंडस्ट्री में भी रही है, फिल्म इंडस्ट्री में भी रही है, मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में और फूड इंडस्ट्री में हूँ, और थोड़ा बहुत सेवाएं अपनी दी हैं, बहुत कोशिश करी है इस क्षेत्र को फूड के अंदर भी आगे बढ़ाने के लिए। डांस इंडिया डांस के माध्यम से मैंने बहुत काम करा है, और लगभग 30-32 हज़ार सेंट्रल इंडिया में हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं जो डांस फील्ड से और कोरियोग्राफी के साथ जुड़े हैं। अनगिनत क्षमता के लोग वहाँ बैठे हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो कोई बैक आर्टिस्ट है, तो कोई कोरियोग्राफर है, तो कोई खुद सीरियल्स में काम कर रहे हैं। हमारे डीवीडी के 8-10 लड़के लड़कियाँ जो है तो आज सीरियल्स में काम कर रहे हैं। ईशा पाठक है, शिवांशु सोनी है, प्रांजलि परिहार है, और बहुत सारे लोग हैं। हमारी एक लड़की सिंगरौली से, वर्तिका झा, डांस प्लस की जो है विनर रही। तो निश्चित ऐसे लोग हैं, लेकिन वो सब बाहर चले गए हैं, वो यहाँ कहीं नहीं है, वो वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के हमारे होटल इंडस्ट्री में है, वो वापस नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। ना तो हम पढ़ाई में उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, और ना तो हम उनको जॉब में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैं अभी हाल में गया था सतपाल महाराज जी के साथ में टेहरी डैम, भारत का ही नहीं एशिया का एक बहुत बड़ा डैम है जो सबसे हाई लेवल पे है। वहाँ के जो सीईओ थे वो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के राजेंद्र शर्मा और राजेंद्र शुक्ला जी के क्लास फेलो थे, वो हमसे मिले। लेकिन उसके बाद जो ये पूरी जनरेशन आई है, जो ये 2-3 दशक में, वो क्या कमाल कर पाई है। तो जब तक हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, एक अच्छी स्टडीज़ का एक ग्राफ नहीं बनाएंगे। आज इतने सालों से हम अगर वकीलों की भी बात करें, हमारे माननीय वकील जो यहाँ पर हैं, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन पहुँच पाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इस पर अगर खोज हो तो निश्चित रूप से मैं उस खोज का एक भागीदार होना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से बहुत सारे वकील हाई कोर्ट तक तो पहुँच नहीं पाए ठीक से। 8-10 नाम आते हैं, उसके बाद हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। और उसके बाद अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ से कौन वकील पहुँच पाया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक सवाल इसलिए उठता है कि एक दशक जब देखते हैं हम, 1960, 1970, 1980, बहुत सारे अचीवमेंट जुड़े विंध्य के, रीवा के, नेशनल प्रॉस्पेक्ट में बहुत सारे लोग गए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कुछ हुआ इन 20 सालों की अगर बात की जाए, 25 सालों की, कि आप भी जब उन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो इन 20-25 सालों में बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल कर आती? चाहे आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं या फिर आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट कितने लोग पहुँचे। तो कई बार ये सवाल भी तो रेज होता है कि लीडरशिप या फिर इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं कंटिन्यूटी में हो पाई। कई बार ये भी डिस्कशन होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज एक ज़माने में इतना बड़ा नाम था, लेकिन अब शायद उतना बड़ा नाम नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और एक शब्द में अगर मैं कह दूं तो उसका जवाब मिल जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसी राजा वैसी प्रजा। जो लीडरशिप बताएगी, जिस डायरेक्शन पे हमको ले जाएगी, उस डायरेक्शन पे हम जाएंगे। तो आज दुर्भाग्य से हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो लीडरशिप हमें बता रही है।
हमने एक शिद्दत के साथ में यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ करी और एक चीज़ खड़ी करी। शुक्ला जी को बधाई भी देता हूँ, आपका वाइट टाइगर सफारी। लेकिन वाइट टाइगर सफारी को जो उनकी भी सोच थी या उनकी भी जो कल्पना थी या उनका भी जो सपना था या मेरा भी सपना था, हम लोगों ने साथ मिलकर उसमें काम किया। आज हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। 200 करोड़ की वो, लगभग 150 करोड़ की वो संस्था है, वो प्रोजेक्ट है, मानते हैं? 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए की अगर वो प्रोजेक्ट है तो मिनिमम 8% या 10% बैंक ब्याज के दर पर उसका प्रॉफिट होना चाहिए, अर्थात कम से कम 2 करोड़ तो होना चाहिए। आज हम कितना पहुंच रहे हैं? 1 करोड़ भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम डेफिसिट पे चल रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो टूरिज्म की बात करी गई थी, किस प्रकार से टूरिज्म वहाँ आए, किस प्रकार से पर्यटन के माध्यम से वो चीज़ आगे बढ़े, उसकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग ही नहीं हुई। टुकड़े टुकड़े में हमने प्लानिंग की। तो टुकड़े टुकड़े में प्लानिंग करने में हुआ ये कि चीज़ तो अच्छी बनी है, वाइट टाइगर आ भी गया है, लेकिन 2 चीज़ें खामी है कि जो टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, ए वो नहीं हुई, बी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसकी थी, जो था उसका ब्रीडिंग सेंटर, वो ब्रीडिंग सेंटर ना आने के कारण जो आज ब्रीडिंग होनी चाहिए और जो एक वापस हम रिक्रिएट करें, जो चीज़ महाराजा मार्तंड सिंह जी ने सीमित संसाधन में उस समय 51 से 60 तक में वाइट टाइगर के बच्चों को यहाँ दिया और वो पैदा हुए मोहन के माध्यम से और उसकी टाइग्रेसिस के माध्यम से, वो चीज़ हम ये 21वीं शताब्दी में सारी फैसिलिटीज़ को लेकर नहीं कर पाए हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि 51 के मार्तंड सिंह ठीक थे या आज पुष्पराज सिंह या राजेंद्र शुक्ला ठीक है? एक आखिरी सवाल, क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? तमाम चीज़ों के प्रयास होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद चीज़ें रुक गई हैं। टूरिज़्म के सेगमेंट में कई बार लगता है कि और ज़्यादा ग्लोबल वे में विंध्य को ले जाने के लिए बहुत सारा काम करना होगा। शायद अभी तक उतना प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। आपने जैसे जो एग्जांपल दिया कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ता, लेकिन वो उस लेवल तक चीज़ें नहीं गई। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हो जानी चाहिए? मोदी फॉर्मूला। आप मोदी फॉर्मूला को, अगर मैंने उनकी काफ़ी स्टडी करी है, राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत से नहीं, एक व्यक्तिगत एक खोजी के हैसियत से मैंने उनकी स्टडी करी है और एक इकोनॉमिक और एडवर्टिजमेंट और कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते मैंने उनको पढ़ा है। मुझे लगता है कि हूबहू अगर मोदी फॉर्मूला को यहाँ पर लागू करते हैं और एक ग्लोबल एस्पेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जिस प्रकार से अगर हम विजन इंडिया की बात करते हैं या इंडिया एडवांस की बात करते हैं या और सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक ग्लोबल एस्पेक्ट जब तक हम नहीं लाएंगे, एक सोच नहीं लाएंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषक की सोच हो, चाहे वो एंटरप्रेनर की सोच हो, चाहे वो डिजिटल वाले की सोच हो, चाहे वो टूरिज़्म की सोच हो, चाहे फॉरेस्ट और माइनिंग की सोच हो, ये सारी चीज़ों की, चाहे वो स्कूल और एजुकेशन की सोच हो। मैं मानता हूँ कि स्कूल और एजुकेशन की सोच सबसे महत्वपूर्ण है आज रीवा के अंदर, पूरे विंध्य के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस दिशा पे वो फॉर्मूला हम लागू करते हैं और ऐसे लोग बैठे हैं राजनीति से अलग हटके, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये इसको जो बोल रहा हूँ ये राजनीति से कहीं से भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मेरी रिश्तेदारी में भी हैं और मेरे मित्र भी हैं जो उनके काम को करे हैं और उनके काम को समझे हैं और देखे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो फार्मूला जो उन्होंने उस समय गुजरात में भी लगाया और यहाँ भी लगाया, उसको लगाया जाता है तो बहुत हद तक हमें सफलता मिलेगी। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह, जिन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कही कि विंध्य को लेकर, विंध्य प्रदेश को लेकर जो आवाज़ खड़ी हो रही है, जब तक आम जन उसमें ये महसूस नहीं करेगा कि उसे ज़रूरत राज्य की है, तब तक ये चीज़ें उस तरह से निकल कर सामने नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।